नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अर्थ व परिभाषा। सबसे पहले हम बात करें कि ज्वालामुखी है क्या। तो मोटे तौर पे हम देखें तो पृथ्वी के भीतर भाग से जो दहकते हुए पदार्थ जिस मार्ग विशेष से निकलते हैं उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी के आंतरिक भाग से किसी छिद्र या दरार द्वारा ठोस तरल गैस पदार्थों का बाहर निकलना ही ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है। ज्वालामुखी निकलने वाले पदार्थों में पिघला हुआ लावा, शिलाखंड, अनेक प्रकार की जलती हुई गैसें, राख, भारी मात्रा में ऊंचे ताप पर जलवाष्प तेजी से प्राय ऊंचे दबाव पर या कम दबाव पर बाहर आती हैं। ऐसे सभी पदार्थ जिन विशेष शक्तियों एवं घटनाओं के अधीन भूगर्भ के से भूतल की ओर आते हैं, उन सबको एक साथ ज्वालामुखी क्रिया या वुल्केनिसिटी के नाम से पुकारते हैं या बोलते हैं। अगर हम ज्वालामुखी की परिभाषा के बारे में बात करें तो बुलरीज एवं मॉर्गन के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत वह संपूर्ण प्रक्रिया आ जाती है जिसके माध्यम से भूगर्भ से मैग्मा भूगर्भ की ओर आता है, अर्थात धरातल पर बहा दिया जाता है। तो वो सभी क्रियाएं जिनसे भूगर्भ से मैग्मा धरातल पर आएगा वो ज्वालामुखी क्रिया कहलाएंगी। इसी प्रकार आर्थर होम्स के अनुसार वह सारी घटना जिसके द्वारा पृथ्वी अथवा धरातल पर लाकर बिछा दिया जाता है ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भी मटेरियल बाहर आ जाता है किसी छिद्र या दरार के माध्यम से, उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के बारे में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर आते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले गैसीय अवस्था में जो विभिन्न गैसें, धुआं और जलवाष्प बाहर आता है इसके द्वारा, ज्वालामुखी में जो गैसीय पदार्थ है उनमें सबसे अधिक जो पदार्थ बाहर निकलता है वो जलवाष्प है। 90% जलवाष्प बाहर निकलती है। तो अगर सबसे अधिक गैस निकलने वाली गैस ज्वालामुखी से है तो वो जलवाष्प है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर एवं सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक गैस, नाइट्रोजन, अमोनिया व अन्य अम्लीय पदार्थ वाली एवं जहरीली गैसें निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उद्गारों में धुआं निकलकर फैलता है। इसमें राख या धूल ये होते हैं। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिकल गैस, सल्फर व सल्फर डाइऑक्साइड गैसें भी बाहर निकलती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। नेक्स्ट हम बात करें ठोस अवस्था में शिलाखंड, धूल व राख के बारे में। तो इनसे ठोस पदार्थ मुख्यतः शिलाखंड व शिला चूर्ण जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। बालू के कण के आकार विशाल पत्थर शिलाखंड हो सकते हैं। इसमें कई वो पदार्थ बाहर निकलते हैं, उनके आकार के आधार पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों को सम्मिलित रूप से ज्वालाखंडाश्मी या पायरोक्लास्टिक भी कहते हैं। इनमें जो ज्वालामुखी बम होता है वो विशाल शिलाओं के रूप में होता है। जब विशाल शिलाएँ निकलती हैं उन्हें ज्वालामुखी बम कहते हैं। सुपारी के आकार के जो टुकड़े बाहर निकलते हैं उन्हें हम लैपली कहते हैं। चने के आकार के टुकड़ों को हमने स्कोरिया नाम दिया गया है। बड़े व छोटे कण जो मिश्रित रूप से बाहर निकलते हैं उन्हें ब्रेसिया कहते हैं। अत्यंत बारीक कणों को राख कहते हैं। जब ज्वालामुखी राख का जाम जल में हो जाए तो उसे टफ कहते हैं। तो इस तरह ज्वालामुखी से अनेक ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तरल पदार्थों में द्रवीय अवस्था के जो लावा है वो बाहर निकलता है।
लावा सामान्यतः जो है दो प्रकार का होता है सिलिका के आधार पर। अम्लीय लावा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसलिए गाढ़ा होता है, जबकि क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है इसलिए उसे वह पतला होता है। तो लावा गाढ़ा और पतला भी होता है। तो इस तरह से इनमें ये गैस, ठोस व तरल तीनों प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण क्या है कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके द्वारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो सबसे पहले है भूगर्भ में ताप बढ़ना। प्रति किलोमीटर की गहराई पर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो आणविक पदार्थों का विखंडन होता है उससे भी तापमान बढ़ जाता है। और अत्यधिक भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होने के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में होनी चाहिए, किंतु ऊपरी चट्टानों के दबाव से कारण से पिघल नहीं पाती है। लेकिन जहाँ असंतुलन की स्थिति होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वहाँ दबाव में कमी आते ही चट्टानें पिघलने लग जाती हैं और मैग्मा का स्थानीय भंडार गैसीय पदार्थ उच्च ताप व दाब पर एकत्रित होने लगते हैं और ये पिघला हुआ पदार्थ दरारों से होकर धरातल पर आने लगता है। तो भूगर्भ में अनेक कारणों से, भाई सामान्यतः पृथ्वी की आंतरिक गहराई पर जाने पर तापमान भी बढ़ रहा है और आणविक पदार्थों के विखंडन से तापमान बढ़ जाता है और जैसे ही दबाव की स्थिति में असंतुलन होता है चट्टानें पिघल जाती हैं और पिघल कर जो मैग्मा भंडारण होता है वो बाद में उच्च दबाव के कारण से वो धरातल पर आ जाता है। नेक्स्ट है गैसों व जल वाष्प की उत्पत्ति। तो अगर हम बात करें कि महासागरों की गहराई से या भूमिगत जल भ्रंश व दरारों से भूमि में ज्वालामुखी प्रदेशों की दरारों में काफ़ी गहराई तक चला जाता है। जो जल है दरारों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चल जाता है। इस मार्ग की चट्टानों से प्राप्त गैसें भी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। इसी कारण 75 से 90% भाग जो ज्वालामुखी से निकलता है गैसीय भाग वो जलवाष्प का होता है और जब वो जल है वो जलवाष्प में बदल जाती है और वो अत्यधिक दाब के कारण से जो चट्टानें हैं उन पर धक्के देती हैं, जिससे वो कमज़ोर क्षेत्रों से जो गैस हैं, तरल पदार्थ हैं आदि धरातल पर बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भूगर्भिक असंतुलन। तो धरातल में भूआकृतिक प्रक्रमों के कारण क्षेत्रीय रूप से असंतुलन उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव भूगर्भीय अवस्था पर पड़ता है। भूगर्भिक असंतुलन के कारण शैलों में गति, भूकंप, वलन, भ्रंश आदि की घटनाएं होती हैं। संतुलन स्थापन हेतु मैग्मा का प्रवाह होता है। इस प्रकार भूगर्भिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इससे ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय होती है। तो विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं या ज्वालामुखी का अगर हम वितरण देखें तो वो जो भूगर्भिक दृष्टि से असंतुलित क्षेत्र हैं वहीं ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है दबाव में कमी। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर पदार्थों का दबाव निरंतर बढ़ता जाता है। भूगर्भ की ऊपरी परतों के विशाल दबाव के कारण अत्यधिक तापमान होने पर भी शैलें ठोस अवस्था में रहती हैं। जब कभी भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपरी दबाव बढ़ता है तो निचली शैलें पिघलने लगती हैं। इसके कारण उनके आयतन में वृद्धि होती है तथा मैग्मा कम दबाव वाली कमजोर परतों से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस प्रकार दबाव की कमी से भी ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय होती है। नेक्स्ट हम बात करें प्लेट विवर्तनी की। वर्तमान में बहुत प्रमाणिक है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल दृढ़ व कठोर प्लेटों से निर्मित है जिनके अपसारी व अभिसारी किनारों के निकट ज्वालामुखी क्रिया होती है। जब कोई दो प्लेट एक दूसरे से की ओर बढ़ती हैं, किनारों पर दबाव बढ़ता है तो उसके फलस्वरूप पदार्थों का कुछ अंश नीचे मेंटल या स्तर में चले जाता है जो पिघलने लगता है। यह मैग्मा का रूप लेकर बाहर निकलकर पृथ्वी पर आ जाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी प्राय सबडक्शन क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। तो अपसारी और अभिसारी दोनों ही जो प्लेट्स हैं उनके साथ ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो ज्वालामुखी के वर्गीकरण की बात करें हम तो क्रियाशीलता के आधार पर या क्रियाशीलता या उद्गार की सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक्टिव वॉल्केनोज, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनोज।
और शांत या मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। हम सबसे पहले बात करें जागृत ज्वालामुखी। सामान्य भाषा में हम कहें वे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होता रहता है वो शांत सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अगर हम बात करें जिन ज्वालामुखियों से समय समय पर लावा अन्य पदार्थों को उद्गार होता रहा है अथवा रुक रुक कर होता है उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। हवाई द्वीप का मोनोलोआ, मोनाकी, भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। मोनोलोना हवाई द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर मोनोलोना है। नेक्स्ट हम बात करें माउंट एटना, विश्व का सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है जो इटली में है। ओजस डेल सलाडो जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना गया। कोटापेक्सी इक्वेडोर भी एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी में है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भी एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे माउंट एरेबस कहते हैं। तो इस प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी फैले हुए हैं पूरे विश्व में। नेक्स्ट है सुषुप्त या प्रसुप्त डोरमेंट वोल्केनोज। वह ज्वालामुखी जिनमें एक लंबी शांत अवधि के बाद अचानक से उद्गार होता है उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये बहुत हानिकारक भी होते हैं। जिस ज्वालामुखी में कई सदियों से उद्गार नहीं हुआ वह एवं निकट भविष्य में उद्गार की कम संभावना है उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल में उनके उद्गार के प्रमाण मिलने के कारण इनमें पुनः उद्गार की संभावना हो सकती है। ऐसे ज्वालामुखी लंबी अवधि तक शांत रहने के बाद अचानक पुनः सक्रिय हो जाते हैं। विसुवियस इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है इटली में। इसके अलावा फ्यूजियामा जो वोल्केनो है जापान का जो फोसा मैग्ना घाटी में है वो भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। कराकाटोवा ज्वालामुखी जो था इंडोनेशिया में वो भी सुषुप्त ज्वालामुखी था। सुषुप्त ज्वालामुखी हानिकारक बहुत होते हैं क्योंकि उसमें संभावना नहीं होती और अचानक से हो जाता है, इस कारण से ये हानिकारक है। शांत या मृत ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी उद्गार के हजारों वर्षों से कोई प्रमाण नहीं है एवं उसके क्रेटर में पानी भर जाता है तथा वहाँ पर जलवायु के अनुसार जैव जगत मिलता है, ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। सामान्यतः जो शांत या मृत ज्वालामुखी होता है उनमें भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए ही उन्हें मृत या शांत ज्वालामुखी कह देते हैं। अगर हम देखें उसके एग्जाम्पल की बात करें तो किलिमंजारो, कीनिया, कैमरून ये सभी जो हैं मृत ज्वालामुखी हैं जो अफ्रीका के अंदर हैं। इसके अलावा हम बात करें जो किलिमंजारो है वो विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऐसे ईरान में कोहे सुल्तान व देवबंद भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उत्तरी अंडमान में भारत में नारकुंडम मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करें ज्वालामुखी के वर्गीकरण। तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर अगर हम बात करें तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी को दो प्रकार के बताए गए हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। सबसे पहले हम बात करें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, तो इनमें उद्गार एक बिंदु से होता है। एक प्रचंड विस्फोटक ध्वनि के साथ आकाश में बहुत ऊंचाई तक ज्वालामुखी पदार्थ उछलता है। इससे तीव्र भूकंप आते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी मुख्य रूप से तीन हैं: पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। अगर हम देखें इस चित्र में भी यहाँ दिखाया हुआ है कि ये जितने भी ज्वालामुखी हैं इनमें जो है विस्फोट का अंतर है। अगर हम देख सकते हैं कि धुआं अधिक ऊंचाई पे जा रहा है प्लिनियन में, प्लिनियन में उससे थोड़ा अधिक जा रहा है, इसी तरह विसुवियस में फिर उससे कम जा रहा है। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी उद्गार की ऊंचाई भी रहती है। केंद्रीय उद्गार है तो उद्गार जिस तरह से हो रहा है उस आधार में। नंबर 2 है दरारी उद्गार वाले। इनमें से दरारी उद्गार में जमीन पर लंबी लंबी दरारें या सकरी खाइयाँ पड़ जाती हैं।
इनमें से बिना विस्फोट के अल्प सिलिका मात्रा द्रव अवस्था में दूर दूर तक फैल जाता है। मतलब दरारी में इसमें विस्फोट नहीं होता है, इसमें बहुत शांत उद्गार होता है, ज़मीन फटती है और पदार्थ बाहर निकल के ज़मीन पर फैल जाते हैं। तो हम सबसे पहले हम जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं उनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के उद्गार में गैसों एवं उष्ण जलवाष्प का भयंकर दबाव बढ़ जाने से ऐसे उद्गार विशेष विनाशकारी या हिंसक एवं भयंकर विस्फोट के साथ होते हैं। विश्व प्रसिद्ध 1883 के क्राकटोआ द्वीप के ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से इस द्वीप का 1/3 भाग उड़ गया एवं शेष 2/3 भाग सागर में डूब गया। इसके विस्फोट की आवाज़ 4800 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तट पर सुनाई गई। तो पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही तीव्र होते हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ जो द्वीप समाप्त हो जाते हैं। तो जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी वो अत्यंत भीषण होते हैं, बहुत खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी या प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसका सर्वप्रथम अध्ययन प्लेनी ने किया था, इसलिए इसे प्लीनियन ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें विविध गैसें, राख, धुआं, ज्वालामुखी के मार्ग के ठोस खंड और अम्लीय लावा सभी भयंकर विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। गैसों एवं वाष्प का दबाव अधिक रहने से निकले पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक उठकर चारों ओर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। आकाश में धूल, धुआं व राख के विशाल व गहरे बादल छा जाते हैं। इसमें भारी मात्रा में जलवाष्प भी होती है। इसमें निकलने वाला लावा निकटवर्ती भागों में बहकर जम जाता है। तो ये विसुवियस ज्वालामुखी है, प्लीनियन ज्वालामुखी है। ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें पदार्थ बहुत ही अधिक ऊंचा जाता है। इसमें निकलने वाले पदार्थ विस्फोट भी बहुत तीव्र गति से होता है। ऐसा ही विसुवियस में हुआ था। इस तरह का जो उद्गार है 79 ईस्वी में 79 ईस्वी के अंदर, इसलिए इसे विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। जब विसुवियस तुल्य में वाष्प, गैस व राख मिश्रित दबाव से विस्फोट भयंकर होता है, वहाँ वल्केनियन तुल्य उद्गार में हर अगले उद्गार के समय शंकु में जमा लावा टूट टूट कर फेंक दिया जाता है। इसके लिए भयंकर दबाव व आवाज़ के साथ विस्फोट तथा वहाँ पर होकर उद्गार द्वारा पदार्थ बाहर निकलते हैं। वल्केनो ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपेरी द्वीप समूह में स्थित है। इससे निकलने वाला लावा विसुवियस से अधिक गाढ़ा होता है, अतः लैपली व बम जैसी आकृति आकाश में उछलकर भूमि पर गिरती है। इसके निकले गैसीय पदार्थ वाष्प, धूल व राख में फूल गोभी के समान धुआं निकलता है। तो जो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी है इसमें उद्गार तीव्र होता है, लेकिन विसुवियस की तुलना में कम होता है। और इसमें जो धुआं है, निकलने वाला धुआं, अगर आप देख रहे हैं चित्र में भी, फूल गोभी के जो धुएं के समान, फूल गोभी के समान इसका धुआं निकलता है। नेक्स्ट है स्ट्रैम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें सामान्यतः कम गाढ़ा लावा निकलता है। उद्गार के समय कभी कभी ज्वालामुखी की नली में गैसों का दबाव बढ़ने या मध्यवर्ती अंतराल लंबा होने पर भी विस्फोट भयंकर आवाज़ के साथ होता है। लावा बेसाल्ट जैसा वह कम गाढ़ा होने से काफ़ी दूर तक भी फैल जाता है। इस ज्वालामुखी उद्गार में गैस एवं धुआं कम निकलते हैं। अधिकांशतः राख, शिलाखंड, धूल ही निकलकर वायुमंडल में फेंक दिए जाते हैं। कुछ लावा तो ज्वालामुखी के क्रेटर या विवर में ही गिरता है, बाकी शंकु के ढाल पर गिर जाता है। अतः लावा प्रवाह तो कभी कभी थोड़ी दूर तक ही हो पाता है। तो स्ट्रैम्बोली जो ज्वालामुखी है उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा धीमा उद्गार होता है। जितने भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो प्लीनियन तुल्य पढ़ा या हमने पीलियन तुल्य पढ़ा या विसुवियस तुल्य, उनकी तुलना में स्ट्रैम्बोली में उद्गार की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई द्वीप में मोनोलोवा एवं मोआकी दो ज्वालामुखी में उद्गार फटाकों जैसी आवाज़ के साथ कभी कभी होता है। इसमें उद्गार के समय
द्रव या बेसिक लावा मुंह से छिड़क कर ज्वालामुखी दीवारों पर बिखर जाता है। हवाई द्वीप समूह में ऐसे और भी ज्वालामुखी हैं जिनमें से बेसाल्ट लावा निकलता है। यहाँ के मूल निवासी आग के इन शांत उद्गार वाले पर्वतों की देवतुल्य भांति पूजा करते हैं। तो कुल मिलाकर जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है उसमें जो उद्गार है बिल्कुल शांत होता है अपेक्षाकृत, बहुत कोई मामूली बात किस्म। और यहाँ के लोग इसे ये इतना खतरनाक नहीं होता है इसलिए इसकी पूजन भी कर रहे हैं। तो इस तरह हवाई तुल्य ज्वालामुखी शांत उद्गार के रूप में होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।